हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। आज हम ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स का बुक को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला टॉपिक से। पहला टॉपिक है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। चलते हैं। इसकी घोषणा जो है, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के आम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। आदर्श आचार संहिता। इस घोषणा के साथ चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश जारी किया। ठीक है। बिहार विधानसभा 2 चरण में इलेक्शन हुआ, जो कि पहला चरण जो है 6 नवंबर को हुआ, दूसरा चरण जो है 11 नवंबर को हुआ। वोटों की गिनती 14 नवंबर को था। ठीक है। अब देखते हैं बिहार में जो है कुल मतदाता की संख्या। बिहार में कुल मतदाता की संख्या कितना है? 7.43 करोड़। याद रखिएगा, 7.43 करोड़, जिसमें कि पुरुष मतदाता की कुल संख्या है 3.92 करोड़ और करीब महिला है 3.50 करोड़। ठीक है। थर्ड जेंडर की मतदाता की कुल संख्या है 1725। दिव्यांग मतदाता है 7.2 लाख। 85 वर्ष से उम्र के मतदाता की संख्या 4.04 लाख। ठीक है। 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता की संख्या 14,000 है। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग है 14 लाख। अब देखते हैं दल और गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो कि एनडीए का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह है कमल। कुल जो है ये सीट 101 सीटों पर चुनाव लड़ा है। जनता दल यूनाइटेड चुनाव चिन्ह है तिरछा, जो कि ये 101 लड़ी गई सीटों की संख्या इसका है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हेलीकॉप्टर छाप है, 28 सीटों पर यह चुनाव लड़ा था। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर कल्हाड़ी छाप, जो कि 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा गैस सिलेंडर छाप, ये 6 सीटों पर, निर्दलीय 1। चलते हैं आगे, देखते हैं। ये है नोट में दिया हुआ है, मढ़ौरा छपरा से लोजपा के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद एनडीए निर्दलीय उम्मीदवार अमित कुमार का समर्थन किया गया। ठीक है। आगे देखते हैं महागठबंधन। इंडिया गठबंधन का दल राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आरजेडी बोलते हैं, चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। लड़ी गई सीटों की संख्या 142 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हाथ छाप, जो कि 60 सीटों पर चुनाव लड़ा। भाकपा माले लाल झंडा में 3 तारा 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसुआ हथौड़ा 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसुआ बाली 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। विकासशील इंसान पार्टी नौ छाप, ये 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आगे चलते हैं। आगे मोहिया क्या है? मोहिया से राजद उम्मीदवार के श्वेता सुमन और सगोली से वीआईपी उम्मीदवार के शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हुआ। जन स्वराज पार्टी, अन्य पार्टी का भी देख लेते हैं। जन स्वराज पार्टी 238 सीट, बहुजन समाज पार्टी 130 सीट पर चुनाव लड़ा था। AIMIM पार्टी 25 सीट पर चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 25 सीट पर। आगे देखते हैं। आगे है बिहार विधानसभा में जो है चुनाव परिणाम को देखते हैं। सबसे ज्यादा सीट है भारतीय जनता पार्टी, जो कि 89 सीटों पर जीत दर्ज किया है। और दूसरा है जनता दल यूनाइटेड, जो कि 85 सीट पर। तीसरा है राष्ट्रीय जनता दल, 25 सीट पर जीत हासिल किया है। लोजपा रामविलास ने 19 सीट लाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 6 सीट लाया है। AIMIM पार्टी ने 5 सीट लाया है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर 5 सीट लाया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीट लाया है। आगे देखते हैं। एक नजर मंत्रिमंडल का विस्तार पे देख लेते हैं। मतदान जो है, कुल मतदान 67.13%, पुरुष मतदान 62.98%, महिला मतदान जो है 71.78% हुआ है। कटिहार में सर्वाधिक मतदान 78.63% मतदान हुआ है। पटना में सिर्फ 55.0% मतदान हुआ, जबकि दीघा विधानसभा सीट पर केवल 39.10% मतदान हुआ है। सबसे अधिक वोट जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल को 73,572 वोटों से जीते हैं। तो कलाधर मंडल सबसे कम वोटों जीत का अंतर है जदयू के राधा चरण सिंह सिर्फ 27 वोट से जीते हैं। आगे चलते हैं। अगला है मंत्रिमंडल का विस्तार को एक नजर से देख लेते हैं। नीतीश कुमार जदयू MLC सामान्य प्रशासन निर्वाचन मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी ऐसे विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। सम्राट चौधरी बीजेपी का है। तारापुर विधानसभा से ये इलेक्शन लड़ा है, जो कि
गृह विभाग इसी के पास है, विजय कुमार सिन्हा बीजेपी, लखीसराय सीट, ठीक है। भूमि राजस्व विभाग, खान एवं भू तात्विक विभाग, ठीक है, विजय कुमार चौधरी जदयू, सरायगंज विधानसभा सीट समस्तीपुर, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग किसके पास है, विजय चौधरी के पास, विजेंद्र प्रसाद यादव जो है ऊर्जा विभाग, श्रवण कुमार जदयू ग्रामीण विकास विभाग। आगे देखते हैं, आगे है मंगल पांडे बीजेपी जो है स्वास्थ्य एवं विधि विभाग है, दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी जो है उद्योग विभाग, दिलीप कुमार जायसवाल उद्योग विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विकास विभाग, लेसी सिंह जदयू का है, लेसी सिंह खाद्य उपभोक्ता विभाग, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग, नितिन नवीन को निर्माण एवं विकास नगर विकास आवास विभाग, रामकृपाल यादव जो कि है कृषि विभाग, संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग, ठीक है, जमा खान को अल्पसंख्यक विभाग, संजय सिंह टाइगर को जो है श्रम संसाधन विभाग। आगे देखते हैं, आगे है अरुण शंकर प्रसाद को यह पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग, सुरेंद्र मेहता को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद को आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा वर्ग एवं जाति वर्ग कल्याण विभाग, लखिंदर कुमार रोशन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, श्रेषी सिंह सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग, डॉक्टर प्रमोद कुमार को जो है सहकारिता एवं पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, संजय कुमार को गन्ना उद्योग विभाग, संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, दीपक कुमार RML जो कि है ये MLC से इसको पंचायती राज विभाग दिया गया है। चलते हैं दूसरा चैप्टर है 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, जारीकर्ता भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष में जारी करता है, ठीक है। रिपोर्ट का विमोचन 21 दिसंबर 2024 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। 18वां रिपोर्ट है, यह पहली रिपोर्ट जो है सबसे पहले 1987 में प्रकाशित हुआ था। मुख्य तत्व को देखते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में कुल भूभाग का 33% भाग वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में भूभाग कितना है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में कुल भूभाग का 33% भाग वन होना चाहिए, वर्तमान में 21.76% वन है, वर्तमान में कितना है 21.76%, ठीक है। वर्तमान में 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। भारत का वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना वृद्धि हुआ है, 156 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं आगे देखते हैं, भारत में कुल वृक्षावरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन पूछेगा देश के कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों में, तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण कितना है, क्षेत्रफल 7,15,343 किलोमीटर, जो कि कुल प्रतिशत में है 21.76%, वृद्धि 156 किलोमीटर, वन आवरण का 156 किलोमीटर, वृक्षावरण का क्या है 1,12,014 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, ठीक है। प्रतिशत है 3.41%, जो कि 1289 किलोमीटर की वृद्धि देखे गए हैं। कुल जो है 8,27,357 किलोमीटर क्षेत्रफल, प्रतिशत है 25.17% और वृद्धि है टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं आगे देखते हैं, आगे है सर्वाधिक वन आवरण। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य पूछा जाता है क्वेश्चन। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है मध्य प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश का जो है 77,073 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर क्षेत्रफल है, छत्तीसगढ़ का जो है 55,812 किलोमीटर। पूछा जाता है कि वन आवरण क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल के अनुसार सबसे 1 नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, 2 नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, 3 नंबर पे है छत्तीसगढ़। सबसे कम आवरण वाले राज्य है हरियाणा, जो कि 1614 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। पंजाब 2 नंबर पे
46 किलोमीटर, गोवा 2266 किलोमीटर। चलते हैं आगे। आगे है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। मिजोरम जो है 242 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वृद्धि किया है। एक नंबर पे वन आवरण में वृद्धि करने में एक नंबर पे कौन है? मिजोरम। दूसरा नंबर पे गुजरात है, 180 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। उड़ीसा तीसरा नंबर पे उड़ीसा है, 152 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। चलते हैं आगे। सर्वाधिक वन आवरण नुकसान में देखिए मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा नुकसान में है, 371.5 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दो नंबर पे नुकसान में आंध्र प्रदेश है, 139 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा नंबर पे है तेलंगाना, 100 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं सर्वाधिक जो है वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में अगर पूछेगा तो मिजोरम है एक नंबर पे। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में मिजोरम जो कि 85.34% है। दो नंबर पे सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश है, 78.67%। आगे देखते हैं, आगे है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो लक्षद्वीप है 91.33%। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है 91.33%। अंडमान निकोबार है 81.62%। चलते हैं आगे। अगला सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य। वन एवं वृक्ष दोनों में क्षेत्रफल के अनुसार जो है मध्य प्रदेश 85.724 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश 67.83 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। महाराष्ट्र है 65.383 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य, एक पहला तो याद रखना ही पड़ेगा, छत्तीसगढ़ है जो कि 684 किलोमीटर क्षेत्रफल का वृद्धि हुआ है। दूसरा नंबर पे यूपी है 559 किलोमीटर। तीसरा नंबर पे उड़ीसा है, लेकिन आपको पहला नंबर हमेशा सब चीज में याद रखना पड़ेगा। वन एवं वृक्ष आवरण सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं भारत में घने क्या है? भारत में घने एवं खुले वन, बहुत घने वन जो है, सबसे घने वन अरुणाचल प्रदेश में पूरा भारत में एक नंबर पे है। घने वन में अरुणाचल प्रदेश एक नंबर पे है। मध्यम रूप से घने जो है मध्य प्रदेश, मऊ से मध्यम, मऊ से मध्य प्रदेश, ठीक है। खुले वन में मध्य प्रदेश, मध्यम और खुले वन में मध्य प्रदेश है। अब बहुत घने वन में अगर पूछेगा तो वो अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं, आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, देखते हैं इसको। भारत में झाड़ियां 43,623 किलोमीटर में स्क्वायर में फैली हुई है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 101.33% है। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्रफल जो है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। अब वृद्धि की तुलना में जो है 2021 की वृद्धि की तुलना में 5227 किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक में दिया हुआ है, इस रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 बिलियन टन की वृद्धि हुई है। 2021 की देश की कार्बन स्टॉक में जो है कितना मिलियन की वृद्धि हुई है? 81.5 टन है। आगे दिया हुआ है, भारत ने 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा गया। कितना लक्ष्य रखा गया? 2030 तक जो है 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा गया है। भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है। भारत जो है वन आवरण के मामले में दुनिया में कितना स्थान है? 10वां, याद रखिएगा 10वां स्थान है, जबकि रूस पहला स्थान। भारत जो है वन मामले में जो है 10वां स्थान में, अब पहला नंबर पे कौन है? रूस है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत लक्षद्वीप है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण जो है लक्षद्वीप के पास है। सबसे अधिक आग की घटना जो है शीर्ष उत्तराखंड में हुआ है। सबसे अधिक आग की घटनाओं जो है कि शीर्ष राज्य कौन है? उत्तराखंड। उसके बाद उड़ीसा है, तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ है। सबसे अधिक जो आग से क्षति जो है उत्तराखंड में, दूसरा नंबर उड़ीसा, तीसरा नंबर में छत्तीसगढ़ है। भारत में 75% से अधिक आवरण 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि मिजोरम है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। चलते हैं आगे। आगे है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, देखते हैं इसको। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश में कुल कक्ष मैंग्रोव वन 49.91.68 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
चलते हैं आगे, देखते हैं क्या रिपोर्ट है। रैंक दिया हुआ है और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल दिया हुआ है। प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। मैंग्रोव में प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल है, जो कि 2119 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। द्वितीय स्थान पर गुजरात आता है, जो कि 1164 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तृतीय स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जो कि 600 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे है सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाले राज्य। प्रथम वृद्धि जो है आंध्र प्रदेश, मैंग्रोव में प्रथम वृद्धि कौन किया है? आंध्र प्रदेश ने 13.01 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, द्वितीय स्थान में वृद्धि है महाराष्ट्र में, जो कि 12.39 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक है, तृतीय स्थान पर कर्नाटक ने वृद्धि किया हुआ है, जो कि 2.54 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में कमी करने वाला राज्य गुजरात है, याद रखिएगा। वृद्धि करने वाला एक नंबर में कौन है? वृद्धि का आंध्र प्रदेश, और कमी करने वाला कौन है? गुजरात है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी दिया हुआ है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ है? 1 जून 1981 को। मुख्यालय कहाँ है? कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखंड में है। महानिदेशक कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण का महानिदेशक कौन है? अनूप सिंह। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में 1890 ईस्वी में स्थापना हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार का रिपोर्ट है। बिहार का रिपोर्ट तो महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारीकर्ता कौन है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष में मंत्रालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार में वन आवरण संबंधी आंकड़ा 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार और वन आवरण में 7532.45 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है जिला का वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। जिला जो है सबसे कैमूर जिला फर्स्ट नंबर पे आता है बिहार में, दूसरा नंबर पश्चिमी चंपारण, तीसरा में जमुई। चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ है सबसे कम वनावरण वाले जिला। सबसे ज्यादा जो है वनावरण वाला जिला जमुई था, सबसे कम जो है शेखपुरा आता है। पहला नंबर याद रखिएगा, खाली कम और ज्यादा में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है जिला जो है जिला का वनावरण प्रतिशत के अनुसार। कैमूर जो है, कैमूर 30.51% है। दूसरा नंबर पे जमुई है 21.65%। मुंगेर है तीसरा नंबर पे 21.57%। सबसे कम वन आवरण वाला जो है जिला दिया हुआ है, सबसे कम वन आवरण वाला जिला शेखपुरा आएगा। शेखपुरा जो कि 0.12%। बक्सर दूसरा नंबर पे है 0.35% है, और तीसरा नंबर पे सिवान है 0.42%। 2021 की रिपोर्ट की तुलना वनावरण में वृद्धि। ठीक है, वनावरण में वृद्धि देखिए कौन किया है, देखते हैं। भागलपुर जिला वनावरण में 33.82 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। दूसरा नंबर पे जो है मधुबनी है 25.71 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है। तीसरा नंबर पूर्वी चंपारण है 19.44 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि की गई है। चलते हैं आगे। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कमी क्या है? वृद्धि पूछेगा भागलपुर है, कमी है कैमूर, दूसरा नंबर पे नवादा, तीसरा पे किशनगंज। आगे देखते हैं। आगे है 2023 की रिपोर्ट में बिहार के विभिन्न प्रकार के वन। अत्यंत सघन वन जो कि 70% अधिक शिखर है 387 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। मध्यम सघन जो है 3284 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। खुले वन कितना है? खुले वन 3861 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कुल वन जो है बिहार में कितना है? कुल वन है 7532 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 8% के बराबर है। चलते हैं आगे। बिहार में वनावरण के शीर्ष जिले। वनावरण अत्यंत सघन में कौन है? पश्चिमी चंपारण। मध्यम सघन में कौन? पश्चिमी चंपारण। खुले वन में कैमूर है। चलते हैं नेक्स्ट। बिहार में जो है लिखित वन क्षेत्रफल। आरक्षित वन 693 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। संरक्षित वन 6183 वर्ग किलोमीटर। अवर्गीकृत वन जो 566 किलोमीटर है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल 7442 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ है बिहार में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 260.80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। बिहार के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन है, जो टाइगर रिजर्व के 928.80 किलोमीटर का 85.17% है। थैंक यू। तीसरा चैप्टर में दिया हुआ ICC महिला विश्व कप 2025। शुरुआत जो है महिला विश्व कप
कब हुआ है? 30 सितंबर 2025 को, जो कि फाइनल मैच का आयोजन नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में 2 नवंबर को किया गया है। मेजबान टीम कौन था? भारत और श्रीलंका। भारत और पाकिस्तान का मैच जो है श्रीलंका में होना था, ठीक है, और सब मैच भारत में हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है विजेता टीम, भारत और मेजबानी भारत और श्रीलंका, ठीक है। विजेता टीम का नाम भारत, भारत ने जीता है 52 रन से, जो है ये दक्षिण अफ्रीका को हराया है। तो विजेता कौन हो गया? भारत है, उप विजेता हो गया दक्षिण अफ्रीका। टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं, बस 2025 का टूर्नामेंट महिला विश्व कप का 13वां संस्करण है, ये पूछा जाता है दोस्तों। अब तो संस्करण पूछने लगा, तो कब संस्करण था महिला विश्व कप? 13वां संस्करण था, जो 4 साल के अंतराल में होता है। कितने साल के अंतराल में होता है? 4 साल। इसमें कुल जो है 8 देशों ने भाग लिया है। आगे देखते हैं, मुख्य बिंदु को देखते हैं। मुख्य बिंदु में दिया हुआ है कोच, कोच कौन था महिला टीम का? अमोल मजूमदार। जन्म कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई में हुआ था। महिला टीम के कोच 2023 में बने हैं, ठीक है। और अब आगे दिया हुआ है कप्तान भारत का कौन था? हरमनप्रीत कौर। जन्म मोगा, पंजाब में। अर्जुन पुरस्कार, हरमनप्रीत को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 2017 में। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से चुना गया है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। आगे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का कप्तान कौन है? लौरा बोलवार्ड्स, ठीक है। ICC वर्ल्ड 2025 के उप विजेता है, जो जन्म केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका। वोमेन T20 ऑफ द ईयर 2021 में चुना गया था, ठीक है। कोच दक्षिण अफ्रीका कौन है? मांडला मौसम्बी। जन्म लिम्पोपो, दक्षिण अफ्रीका। महिला टीम के कोच 2024 से है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को मिला है। जन्म कहाँ हुआ? शेफाली वर्मा रोहतक, हरियाणा की। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। पूछा जाएगा हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ये शेफाली वर्मा को चुना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा को मिला है। दीप्ति शर्मा कहाँ की है? जन्म सहारनपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश की है। अर्जुन पुरस्कार दीप्ति शर्मा को 2020 में दिया गया है। नियुक्ति यूपी पुलिस DYSP, जो कि 2024 इसे पोस्ट दिया गया है। पुरस्कार देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने विजेता टीम के लिए 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि लगभग 34 करोड़ की पुरस्कार राशि घोषित की है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने विजय के उपरांत 51 करोड़ के नगद पुरस्कार की घोषणा किया है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है उप विजेता टीम, जो कि 2.24 मिलियन लगभग 20 करोड़। सेमीफाइनल हारने वाली टीम के लिए 1.2 मिलियन लगभग 10 करोड़। भारत इससे पहले 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचा था, जहां उसे क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार की सामना करना पड़ा था, ठीक है। आगे देखते हैं, इस जीत के साथ भारतीय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीतने वाला चौथा देश बन गया है। पूर्ण संस्करण की विजेता ऑस्ट्रेलिया 2013, इंग्लैंड 2017, ऑस्ट्रेलिया फिर 2022, भारत 2025। चौथा चैप्टर में दिया हुआ है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है। शुरुआत 1992-93 से हुआ है। वर्तमान में जो है NFHS 5 2019-21। संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नोडल एजेंसी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई, ठीक है। आगे देखते हैं आंकड़ा, इसका प्रमुख आंकड़े और राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर NFHS 5 कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0 पूछा जाता है। कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.0, जो ग्रामीण क्षेत्र का 2.1 है, शहरी क्षेत्र का 1.6 है। शिशु मृत्यु दर 35.2, शिशु मृत्यु दर जन्म के समय 35.2 है, जो कि TFR 2.1 से ऊपर जनसंख्या बढ़ेगी। यदि TFR 2.1 से नीचे है तो दीर्घकाल में जनसंख्या घटने लगेगी। साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर भारत का 84.4 है, महिला साक्षरता दर है 71.5%। चलते हैं आगे, लिंगानुपात को देखते हैं। भारत का लिंगानुपात NFHS 5 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1020 है। जन्म के समय 929, 26.5% जनसंख्या 15 साल से कम है। बेहतर पानी पीने के लिए जो 96%, NFHS 5 के अनुसार 96% है बेहतर पानी पीने वाला। स्वच्छ प्रथाएं जो है 89% है। बिजली का उपयोग 97%, स्वच्छ ईंधन 58.6%, जन्म पंजीकरण 89%, शौचालय सुविधा
83%, मृत्यु पंजीकरण 71%, विकलांगता 1%, घरेलू विवाद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है NFHS5 परिवार नियोजन एवं जनसंख्या संकेतक। ठीक है, गर्भ निरोधक प्रसार दर कितनी है? 67%। गर्भ निरोधक उपयोग कितना परसेंट है? 56%। ठीक है, सबसे लोकप्रियता तरीका है महिला नसबंदी 38%। परिवार नियोजन की मांग जो है 76%। तंबाकू का उपयोग पुरुष 39%, महिला जो है 4% घटा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है शराब का उपयोग पुरुष जो है 19% कर रहा है, महिला जो है 1% कर। प्रजनन प्राथमिकता एवं मासिक धर्म स्वास्थ्य। चलते हैं। किसी भी स्वच्छ विधि का उपयोग करने वाली महिलाएं NHFS5 78% है। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन का उपयोग 64% कर रही है। मासिक धर्म के दौरान स्नान करने वाली महिला जो है 96% है। चलते हैं। औसत जन्म अंतराल कितने हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार 33 महीने जो संस्थागत जन्म 88.6% है। कम उम्र में शादियां 18 से कम वर्ष, कम उम्र में शादियां जो है महिलाएं 23.3%, पुरुष जो है 17.7%। किशोर गर्भधारण जो है 6.8% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा। सर्वाधिक महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा करने वाला राज्य कर्नाटक 48%, उसके बाद बिहार है, फिर तीसरा तेलंगाना है, मणिपुर है और तमिलनाडु का स्थान है। तो आप लोग एक तो याद रखिएगा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा जो है प्रथम स्थान पर कर्नाटक है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है टीकाकरण स्तर 12 से 23 महीने की उम्र में जो है ये NFHS5 के अनुसार जो है ये 77% है और 4 के अनुसार 62% है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का स्टार्टिंग कितना है? 76% और 4 में था 38%। ठीक है, मोटापा महिलाओं में 24%, पुरुष में 23%। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है साक्षरता महिला की साक्षरता 57.8% है, पुरुष की 78.5% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा को देखते हैं। शिक्षा जो है 6 वर्ष से 17 वर्ष की आयु वर्ग में 85% बच्चे स्कूल जाते हैं। 6 वर्ष से 17 वर्ष में जो है 85% स्कूल जाते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु में 89% स्कूल की उपस्थिति होती है। ठीक है, 15 से 17 वर्ष की आयु में केवल 69% उपस्थिति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवास और मूलभूत सुविधा 84% परिवार जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और केवल 34% परिवार पक्के मकान में रहती है। 54% परिवार जो अर्ध पक्के मकान में रहती है। आगे देखते हैं। 39% परिवारों को घरों में स्वच्छ सुविधा उपलब्ध नहीं है। पाइप जलपूर्ति शहरी क्षेत्र में 18%, ग्रामीण क्षेत्र में जो है 8% है। पाइप जलपूर्ति शहरी क्षेत्र में 18% है और ग्रामीण क्षेत्र में 8% है। 96% के पास बिजली है। 62% के पास शौचालय की सुविधा है। 62% के पास ही शौचालय की सुविधा है। कुल प्रजनन दर जो है 3%। कुल प्रजनन दर कितना है? 3.0%। ठीक है, शहरी में 2.4, ग्रामीण में 3.1 है। गर्भ निरोधक का उपयोग शहरी विवाहित महिला 62% कर रही है, ग्रामीण जो है विवाहित महिला जो 55% कर रही है। 95% विवाहित महिला गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में जानती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। केवल 19% महिलाएं केवल बिना कॉन्डोम के बारे में जानती थी। ठीक है, 50% पुरुष मानते हैं गर्भ निरोधक उपयोग महिला काम करती है। पोषण स्थिति 43% बच्चे 5 वर्ष से कम बौने हैं। 23% बच्चे कमजोर जिसमें 9% गंभीर रूप से हैं। महिलाएं 15 से 49 पर 42% या तो बहुत दुबली या मोटी हैं। पुरुष जो है 15 से 49 वर्ष में जो है 36% या तो बहुत दुबले या मोटे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटापा महिलाओं में NFHS5 16% और 4 के अनुसार 12%। ग्रामीण युवा महिलाएं ST समुदाय कुपोषण से अधिक प्रभावित है। शहरी और सुशिक्षित पुरुष जो है मोटापे से अधिक प्रभावित है। आगे देखते हैं। शिशु मातृ मृत्यु दर, शिशु मातृ मृत्यु स्वास्थ्य। शिशु मातृ मृत्यु दर है 47 प्रति 1000 पर कैलकुलेट किया जाता है। 47/1000, 1000 में जो है 47 बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक है, NFHS4 के जो रिपोर्ट के अनुसार 48 था, तो अभी 1 घट गया है, 47 है। किशोर माताओं 20 वर्ष से कम आयु, किशोर माताओं
कितने हैं 64/1000, इसका भी जो है 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल डॉक्टर से 39% होता है, नर्स या दाई से 29% होता है। प्रसव पूर्व देखभाल न प्राप्त करने से 18% होता है। पूर्व टीकाकरण जो है 12 से 23 माह की आयु 71% है। आंशिक टीकाकरण 97% है। आगे देखते हैं। आगे है स्वास्थ्य जागरूकता और बीमा। HIV एड्स के बारे में जो है पुरुष 92%, महिलाएं जो है 76%। समग्र जानकारी पुरुष 25%, महिलाएं जो है 10.3%। स्वास्थ्य बीमा कवरेज केवल 15%, परिवार 14.6%, ग्रामीण कवरेज 15%, शहरी कवरेज 12%। महिला हिंसा में जो है महिला हिंसा शारीरिक यौन हिंसा का शिकार 18 से 49 वर्ष में 40% महिलाएं हैं। 7% महिलाएं शारीरिक यौन दोनों हिंसा से प्रभावित है। मदद मांगने वाली मेडिकल पेशे से केवल 3%, पुलिस से 2%। ठीक है, लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात है NFHS 5 के अनुसार 1090 है, NFHS 4 के अनुसार 1062 है। ग्रामीण क्षेत्र में 1111, शहरी क्षेत्र में 982। जन्म के समय लिंगानुपात 908 है। आगे देखते हैं। NFH 5 के संबंधित अन्य आंकड़े। ठीक है, 23% परिवारों का मुखिया महिलाएं हैं। 86% लोगों के पास आधार कार्ड है, जो कि बिहार का लगभग 1%, 0.9 घरेलू आबादी किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है। 96% परिवारों के पास बैंक या डाकघर में खाता है बिहार में। 55% परिवारों के पास BPL कार्ड है। ठीक है, और बिहार में जो है 39% परिवारों के पास कृषि भूमि है और 63.5% गर्भवती महिलाएं 15 से 49 वर्ष में एनीमिया से पीड़ित है। सभी महिलाएं 15 से 49 वर्ष में 65.7% एनीमिया से पीड़ित है। 90% परिवारों के पास आधार कार्ड है। पूरा भारत में जो है 90% परिवारों के पास आधार कार्ड है। 96% घरों में बैंक या डाकघर में खाता है। 94.3% परिवार आयोडीन युक्त नमन का उपयोग करते हैं। 41% परिवारों का न कोई सदस्य स्वास्थ्य बीमा वित्त पोषण योजना के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर में है बजट। ठीक है, बजट को देखते हैं। बजट क्या है? रेन गेज के अनुसार जो है आधुनिक राज्य में बजट सार्वजनिक प्राप्ति एवं खर्चों का पूर्वानुमान और कुछ खर्चों को करने की प्राप्ति को एकत्र करने की आधुनिकीकरण है। बजट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1773 ईस्वी में व्याप रचना में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल के ओपनिंग द बजट नामक वित्तीय योजना के विरोध में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। बजट का संवैधानिक प्रावधान। बजट के बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार को हर साल अपने बजट को विधानमंडल में पेश करना पड़ता है, अनुच्छेद 202 के तहत। ठीक है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में जानते हैं। ठीक है, बजट में सरकार के अनुमानित खर्चों के साथ पिछले वित्त वर्ष के वास्तविक आय और व्यय की अनुमान रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय बजट ऐतिहासिक प्रावधान। भारत में पहला बजट जो है 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। ठीक है, जिसे ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। कब किया था? 7 अप्रैल 1860 को। ठीक है, आज़ादी के बाद जो है देश का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया है। सबसे पहले जो है 7 अप्रैल 1860 में कौन पेश किया? जेम्स विल्सन ने। आज़ादी के बाद जब पूछेगा 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री R शनमुखम शेट्टी ने पेश किया है। गणतंत्र के बाद पहला बजट जो है 28 फरवरी 1950 को जॉन मैथाई। 3 तरह का प्रश्न आता है। ठीक है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 में। आज़ादी के बाद जो है 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत के बाद 28 फरवरी 1950 को जॉन मैथाई ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है सर्वाधिक बार जो है मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। सर्वाधिक बार कौन किया है? मोरारजी देसाई ने 10 बार। निर्मला जो है सीतारमन ने 8 बार किया है।
आम बजट और रेल बजट। एकवर्त समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को सामान्य सरकारी वित्त से अलग कर दिया। कब किया है? एकवर्त समिति पूछा जाता है। एकवर्त कौन समिति? एकवर्त समिति की सिफारिश पर 1924 में जो है रेल बजट को सामान्य सरकारी वित्त से अलग कर दिया है। विवेक देबराय समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ जो है पेश कर 92 साल से चली आ रही प्रथा को समाप्त कर दिया। इसमें दो तरह का सवाल आता है, ठीक है। किस समिति के तहत जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? 1924-25 में जो है एकवर्त समिति के सिफारिश पर जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अब फिर दोबारा जो है विवेक देबराय समिति 2017 में, ईस्वी 2017 याद रखिएगा, 2017 में इसे फिर से मिला दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है बजट 2025-26 पेश। एक फरवरी हमेशा 1 फरवरी को ही बजट पेश किया जाता है। 1 फरवरी 2025 को हुआ। तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजादा अप्पा राव की प्रसिद्ध कहावत एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं बल्कि एक देश उनके लोगों से है, किसका कहावत था? तेलुगु कवि है गुरजादा अप्पा राव, ठीक है। क्या कहा था? एक देश ने सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं बल्कि एक देश उसके लोगों से हैं के साथ वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। बजट का थीम क्या है? सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास का प्रोत्साहित करते हुए सबका विकास। थीम क्या है? पूछा जाएगा। बजट 2025 का थीम है सबका विकास, ठीक है। मुख्य प्राथमिकता किसके दिया गया है? गरीब को, युवा और अन्नदाता और नारी पर, ठीक है। आगे है आकांक्षा। बजट का विषय विकसित भारत की आकांक्षा 5, ठीक है। विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र के निवेश में जान डालना, परिवार और मनोभाव में उल्लास और भरना, भारत में बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च की शक्ति को बढ़ाना, ठीक है। आगे है, आगे दिया हुआ है सिद्धांत। इनको प्राप्त करने के लिए विकसित भारत में 6 बिंदु है, ठीक है। 6 बिंदु कौन कौन है देखते हैं हम लोग। गरीबी से मुक्ति, शून्य गरीबी जिसको बोला जाता है, पहला पॉइंट है गरीबी से मुक्ति। दूसरा 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, पहला है 6 बिंदु को, पहला गरीबी से मुक्ति, दूसरा है 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, तीसरा है उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती व्यापार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, ठीक है। चौथा क्या है? 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। पांचवा है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, ठीक है। पांचवा है आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं। छठा क्या दिया हुआ है? हमारे देश में विश्व को खाद की टोकरी बनाना, देश को जो है विश्व की खाद की टोकरी बनाना। तो याद रखिएगा ये 6 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है गरीबी से मुक्ति, दूसरा है पहला गरीबी से मुक्ति, दूसरा है 100% अच्छी गुणवत्ता वाली स्कूली शिक्षा, तीसरा है उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, चौथा है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, पांचवा है आर्थिक गतिविधि में 70% महिला का योगदान, छठा है हमारे देश को विश्व की खाद की टोकरी बनाना, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है बजट के उद्देश्य में अगले 5 वर्ष की अवधि में 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। 6 क्षेत्र क्या क्या दिया हुआ है? ये फिगर की तरह जो है इसे समझाया गया है, ठीक है। पहला है विनिमय सुधार, दूसरा कराधान, तीसरा विद्युत क्षेत्र, चौथा है शहरी विकास, पांचवा खनन है, छठा है वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है बीज। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों की वाणिज्य स्तर पर उपलब्ध कराना। इंजन जो है बजट का थीम जो है सबका विकास के साथ विकास की यात्रा में 4 इंजन बनाया गया है। पहला 4 शक्तिशाली इंजन में है। पहला है कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। पहला कृषि है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा निवेश, चौथा निर्यात है। ख नंबर में है ईंधन, हमारे सुधार। 4 नंबर, गो नंबर मार्गदर्शक, प्रेरणा में समावेशिता। और लक्ष्य और गंतव्य क्या है? विकसित भारत। लक्ष्य हमें विकसित भारत तक पहुंचना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रथम इंजन कृषि है। प्रथम इंजन कृषि के अंतर्गत भारतीय निम्नलिखित योजना को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके
अंतर्गत देश के 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 1.7 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। पहला कृषि प्रधानमंत्री धन धन योजना कितना जिले में लागू किया जाएगा? 100 जिला में। और कितना करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा? 1.7 करोड़ किसानों को। आगे दिया हुआ है उद्देश्य ऋण की उपलब्धता, फसल विविधता, फसल कटाई के बाद भंडारण की सुविधा, सिंचाई आदि को सुविधाजनक बनाना। दूसरा है ग्रामीण संपन्न और अनुकूल निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना ताकि प्रवास एक विकल्प हो न कि अनिवार्यता। प्रथम चरण में जो है 100 विकासशील कृषि जिला शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दलहन पर आत्मनिर्भरता। दलहन में जो आत्मनिर्भरता, खाद में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य दलहन मिशन को क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, विशेष ध्यान दें तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को प्रारंभ करेगा। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए जो है दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 में 4 तरह के दाल को चुना गया, तूर का, उड़द का, मसूर का, तूर, उड़द और मसूर। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में जो है, बिहार में मखाना बोर्ड, मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। साथ ही किसान उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बीजों का विकास और प्रचार करना। चौथा आगे दिया हुआ है मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग, भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत जो है मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, कमा स्थान है, मत्स्य में दूसरा स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादन देश है। भारत की समुद्री खाद्य निर्यात 60,000 करोड़ का है। भारत की समुद्री खाद्य निर्यात कितना है? 60,000 करोड़। विशेष ध्यान अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह के साथ साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कपास उत्पादन मिशन, 5 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कपास कृषि के उत्पादन और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाना। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ऋण की सीमा जो है किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लेने की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले 3 लाख था, इसको बढ़ाकर कितना किया गया है? 5 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है असम में यूरिया संयंत्र 03 पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, 3 यूरिया संयंत्र बनेगा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था ग्रामीण उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। ठीक है, 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा इंजन में दिया हुआ है, इसमें 5.7 करोड़ MSME प्रतिधान के साथ विनिर्माण और सेवाओं शामिल है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया? इसका मानदंड दिया हुआ है। MSME के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन। वर्तमान में MSME रोजगार दे रहा है 7.5 करोड़ लोगों को। विनिर्माण क्षेत्र में योगदान 36% है। पंजीकृत MSME की संख्या 1 करोड़ है। MSME का निर्यात में योगदान 45% है। MSME के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश को 2.5 गुना और कारोबार को 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है? गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, सूक्ष्म के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना? 10 करोड़। और अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ अतिरिक्त उपलब्ध ऋण होंगे। ठीक है, स्टार्टअप के लिए ऋण जो है, स्टार्टअप के लिए ऋण 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया, जो कि उत्तम तरह से चल रहे MSME के लिए 20 करोड़ तक के ऋण उपलब्ध होंगे। ठीक है, आगे है सूक्ष्म के लिए। सूक्ष्म के लिए एक क्रेडिट कार्ड होगा। पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख सीमा पर विशेष क्रेडिट कार्ड उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टअप निधि कोष, स्टार्टअप के लिए वैकल्पिक निवेश निधियां को 91,000 करोड़ से अधिक प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। आगे है
पहली बार बने उद्यमी के लिए नई योजना, 5 लाख महिला SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना, अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ तक सार्वजनिक ऋण उपलब्ध होगा। फुटवियर और लेदर क्षेत्र, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। फायदा है 22 लाख व्यक्तियों और रोजगार, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 करोड़ का निर्यात होगा, ठीक है। आगे दिया हुआ है खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, ठीक है। पूर्वोदय में हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान NIFTM स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि किसानों के उत्पादन के मूल्य संवर्धन और उनकी आय बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा नंबर में है युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के लिए अवसर बढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। 9 नंबर में सूक्ष्म प्रौद्योगिकी विनिर्माण, सोलर फोटोवोल्टिक सेल, EV बैटरी, मोटर और विंड टरबाइन, अत्यधिक वोल्टेज और ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरियों का इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। आगे देखेंगे तीसरा इंजन में है लोगों का निवेश, ठीक है। इसके अंतर्गत योजना जो है दिया हुआ, पहला नंबर में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? 8 करोड़ से अधिक बच्चा लाभान्वित होंगे, 1 करोड़ गर्भवती प्लस स्तनपान कराने वाली महिला शामिल है इसमें, आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र की 20 लाख किशोरियों, ठीक है। आगे है अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की सुविधा, बच्चों में नवाचार की भावना और वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के और उनको बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। कितना अटल टिंकरिंग कितना स्थापित किया जाएगा 5 वर्ष में? याद रखिएगा 50,000, ठीक है। आगे है 3 नंबर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ठीक। भारत में नेट परियोजना के तहत सभी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, ठीक है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का क्या प्रावधान है? स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें प्रदान की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि 6 नंबर में दिया हुआ है IIT में क्षमता में विस्तार किया जाएगा। 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% की वृद्धि, कुल 6500 छात्र शामिल है इसमें, ठीक है। 7 नंबर में दिया हुआ है शिक्षा के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र, शिक्षा के लिए जो है 500 करोड़ की कुल व्यय प्रावधान शिक्षा हेतु AL उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है डे केयर कैंसर केंद्र, अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 3 साल में जो है सभी जिला में एक कैंसर अस्पताल होगा। अब वर्ष 25-26 में इसका टारगेट 200 केंद्र स्थापित किए जाने का है। PM स्वनिधि योजना, बैंकों से ऋण में वृद्धि, 30,000 रुपये की सीमा के साथ UPI से जुड़े क्रेडिट कार्ड, लाभान्वित जो है 68 लाख स्ट्रीट वेंडर को ऋण की सुविधा प्राप्त करना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था में निवेश, इसमें क्या प्रावधान है? अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी, PPE मॉडल नाम सुने होंगे, प्राइवेट पब्लिक। PPE प्रस्तावों को तैयार करने के लिए IPDE भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि स्कीम के सहायता ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में है अवसंरचना के लिए राज्यों की सहायता, पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज भुगतान मुक्त ऋण हेतु 1.5 लाख करोड़ का परिव्यय किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 25-30, अगले 5 वर्ष के लिए जो है 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 25-30 के अनुसार जो है अगले 5 वर्षों के लिए 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। चौथा नंबर में है जल जीवन मिशन जल से पेयजल का विस्तार 2028 तक किया गया है, ठीक है। पहले 2024 तक ही था, अब 2028 तक कर दिया गया है इसे बढ़ाकर। 1.5 लाख करोड़ की पूंजीगत व्यय के राज्यों को 50 वर्षीय मुक्त
ऋण दिया जाएगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र में सुधार, वितरण सुधारों के लिए प्रोत्साहन और राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन में वृद्धि, राज्यों के जीएसडीपी में 0.5% का अतिरिक्त उधारी, शहरी चुनौती से निपटने के लिए 1 लाख करोड़ आवंटित किए जाएंगे। शहरी जो है चुनौती से निपटने के लिए 1 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। परिसंपत्तियां मौद्रीकरण योजना 25 से 30, नई परियोजना में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लेने के लिए शुभारंभ। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है 5 नंबर में दिया हुआ है परमाणु ऊर्जा मिशन, बस 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कि 20,000 करोड़ के परिव्यय और लघु मॉड्यूलर रिफाइनरी के ऊर्जा मिशन की स्थापना किया जाएगा, जिसमें कि 2033 तक 5 SMR चालू हो जाएंगे। अगला है उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम, इसके तहत 88 हवाई अड्डे को जोड़ा गया और 619 रूटों को क्रियाशील जो है बनाया गया है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहार में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सुविधा होगी। पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्षमता का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर की योजना, लाभ जो है मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेतों से किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी नहर ERM परियोजना के तहत वित्तीय सहायता। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन, देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थल को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। 10 नंबर में दिया हुआ है चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों के लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है नवाचार में निवेश, C नंबर में क्या दिया हुआ है नवाचार में निवेश। 1 नंबर में है अनुसंधान विकास और नवाचार, नवाचार में जो है आवंटन 20,000 करोड़ रुपए का किया गया है, जिसमें दूसरा नंबर में है डीप टेक निधियों का कोष, उद्देश्य है अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करना। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, आगे है PM अनुसंधान अध्येता वृत्ति, अगले 5 वर्षों में IIT और ISC के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियों प्रदान की जाएगी। 4 नंबर में है फसल जर्मन प्लाज्म के लिए जीन बैंक, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मन प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 5वां नंबर में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन, इसमें क्या प्रावधान है, इसका उद्देश्य है बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करना। 6 नंबर में है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भारतम मिशन पूछा जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों और संग्रहालयों और पुस्तकालयों और निजी संग्रहणकर्ता के साथ पांडुलिपि का सर्वेक्षण करना। ठीक है, इसमें 1 करोड़ अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत कितने पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है, याद रखिएगा 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है। चौथा इंजन को देखेंगे हम। ठीक है, चौथा इंजन में उद्देश्य क्या है, चौथा इंजन का निर्यात को बढ़ाना, इसके अंतर्गत प्रमुख मिशन है। ठीक है, 1 नंबर में है निर्यात संवर्धन मिशन उद्देश्य। ठीक है, इसके निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंसिंग और सहायता, MSME को विदेशी बाजारों से गैर ट्रैफिक की समस्या का समाधान करना। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगे है भारत ट्रेड नेट उद्देश्य, भारत जो है ट्रेड नेट उद्देश्य में क्या दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक डिजिटल सार्वजनिक संरचना स्थापित की जाएगी। क्या भारत ट्रेड उद्देश्य है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक डिजिटल सार्वजनिक संरचना स्थापित की जाएगी। एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा स्थापित की जाएगी। अगला है विकास यात्रा में ईंधन हमारे सुधार, विकास यात्रा में ईंधन में जो है हमारे सुधार होगा। भारत के विकास के लिए ईंधन के रूप में हमारे सुधार निम्नलिखित है, कर सुधार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में देखते हैं, प्रत्यक्ष कर में सुधार 0 से 4 लाख तक के कर में 0%, 4 से 8 लाख तक में 5% टैक्स है, 8 से 12 लाख तक में 10%, 12 से 16 लाख तक में 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25% और जो है 24 से ऊपर रहेगा तो ये 30% है। आगे देखते हैं 12 लाख तक के आय वाले करदाताओं के लिए स्लैब दर में छूट कटौती के कारण
द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए सीमा जो है 12.75 लाख रुपए होगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं किराए पर टीडीएस। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा जो है 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा कितना बढ़ाया गया है? 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। धन प्रेषण, रेमिटेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, धन प्रेषण पर टीडीएस की सीमा जो है 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। आपको यही पूछ सकता है यह कितना बढ़ा के कितना किया गया है। ठीक है, धन प्रेषण रेसिमेंट में जो है टीडीएस को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। तीसरा नंबर है लगभग 90 लाख करदाताओं से स्वैच्छिक रूप से अपने आय संबंधित ब्यौरों का अध्ययन किया है। स्टार्टअप निगमन के विस्तार 1/4/2030 तक किया गया है। डिस्प्ले जो है इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे है चौथा नंबर में है ईवी बैटरी। इसके विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल पूंजीगत वस्तुओं तथा मोबाइल फोन का बैटरी निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट दी गई है। जिसमें दूरसंचार है कैरियर ग्रेड एयरनेट स्विचों पर बीसीडी 20% से घटाकर 10% किया गया है। आगे दिया हुआ है छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए पंजीकरण की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। 9 नंबर में है समुद्री उत्पाद के निर्माण और निर्यात के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी 30% घटाकर 5% कर दिया गया है। आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कर में सुधार। अप्रत्यक्ष ट्रैफिक जो है 7 ट्रैफिक दर को घटाया गया है। इसके बाद शून्य दर सहित केवल 8 अवशेष ट्रैफिक दरें होगी। उपक्रम के अधीन 82 ट्रैफिक लाइनों पर समाज कल्याण अभिधार में छूट का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा नंबर में है 36 जीवन रक्षक औषधियों पर सीमा शुल्क पर पूरी तरह छूट। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5% सीमा शुल्क की सूची में शामिल है। राहत विशेष रूप से कैंसर और साधारण रोगों के लिए विशेष राहत। महत्वपूर्ण खनिज के बारे में दिया हुआ है कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक सहित 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिज पर छूट का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं हस्तशिल्प वस्तुएं। हस्तशिल्प वस्तुएं निर्यात की समय अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष किया गया है। निर्यात की समय अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष। चर्म शोधकों के लिए ट्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट दिया जाएगा। उपयुक्त कर का प्रस्ताव प्रत्यक्ष कर में 1 लाख करोड़ और अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ का परित्याग करना पड़ेगा। बीमा क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% से बढ़ाकर 100% किया गया है। बीमा क्षेत्र का निवेश जो है 74% से बढ़ाकर कितना किया गया? 100%, जिसको एफडीआई बोलते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का निवेश मित्रता सूचकांक शुरू किया जाएगा। 7वें नंबर में है जन विश्वास विधेयक 2.0। सरकार 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाएगा। कपड़ा 8 नंबर में कपड़ा बुने हुए कपड़ों पर बीसीडी दर को संशोधित कर 20% या 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो अधिक हो कर दिया गया है। ठीक है, राजकोषीय नीति जो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है उसको देखते हैं। संशोधित अनुमान 24-25 में जो है कुल प्राप्ति कितना है? 31.47 लाख करोड़। राजकोषीय नीति है, कुल प्राप्ति कितना होगा? 31.47 लाख करोड़। ठीक है, कुल व्यय मतलब खर्च का प्रावधान कितना है? 47.16 लाख करोड़। 47.16 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा कितना है? 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% है। बजट अनुमान देखते हैं, नीचे दिया हुआ है बजट अनुमान। ठीक है, बजट अनुमान जो है 25-26 के लिए कुल प्राप्ति कितना होगा? 50,65,345 करोड़। 50,65,345 करोड़ कुल प्राप्ति होंगे 25-26 में। और राजस्व प्राप्ति कितना होगा? 34,20,409 करोड़। 50,65,345 करोड़ जो है कुल प्राप्ति, जिसमें कि राजस्व है 34,20,409 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति है 16,44,936 करोड़। कुल खर्च का प्रावधान देखिए, खर्च कितना होगा? 50,65,345 करोड़। राजस्व व्यय है
39,44,225 करोड़। राजस्व व्यय कितना है? 39,44,225 करोड़। अब पूंजीगत व्यय कितना है? 11,21,090 करोड़। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे है राजस्व घाटा 25-26 के लिए 1.5%। राजस्व घाटा कितना है? 1.5%। और इसमें रुपया में कितना है? 5,23,840 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा 25-26 0.3%। अब रुपया में कितना है? 96,654 करोड़। राजकोषीय घाटा 25-26 के लिए 4.4% है। और पैसा में कितना है? जो कि 15,68,936 जीडीपी का जो है 4.4। ठीक है, आगे है प्राथमिक घाटा जो कि 25-26 के लिए 0.8% है। पैसा में है 2,92,598 करोड़। आगे देखते हैं। आगे है 2024-25 का संशोधित अनुमान जीडीपी का। राजकोषीय घाटा 24-25 में कितना? 4.8%। राजस्व घाटा 1.9%। प्रभावी राजस्व घाटा 1%। प्राथमिक घाटा कितना है? 1.3%। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार फिर से। राजकोषीय घाटा 24-25 का कितना है? 4.8%। राजस्व घाटा 1.9%। प्रभावी राजस्व घाटा 1%। प्राथमिक घाटा 1.3%। आगे देखते हैं। आगे है 4 नंबर, बजट रुपया कहां से आता है? क्षेत्र उधारी और अन्य देनदारी से 24% आते हैं, आयकर से 22% आते हैं, जीएसटी और अन्य कर से 18% आते हैं, निगम कर से 17%, गैर कर प्राप्ति से 9%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% और सीमा शुल्क से 4%। तो आपको पूछा जाएगा रुपया सबसे ज्यादा किससे आते हैं? तो 1 नंबर का ज्यादा याद रखिएगा, उधारी और अन्य देनदारी से। उधारी से 54%। आगे देखते हैं क्या है। आगे है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति 1% आता है। बजट रुपया किस क्षेत्र में ज्यादा खर्च होता है? खर्च के मामले में राज्य और कर में सीमा शुल्क का हिस्सा 22% जाता है, ब्याज भुगतान में 20% जाता है, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में 16% जाता है, केंद्र प्रायोजित स्कीम व्यय में 8% जाता है, वित्त आय और अन्य में कितना? 8% जाता है। आगे है रक्षा में 8% है, प्रमुख सब्सिडी 6% जाता है, पेंशन में 4%, अन्य में 8%। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है बजट 25-26 में प्रमुख मदों का व्यय। रक्षा क्षेत्र में 4,91,732 करोड़ का खर्च का अनुमान है। रक्षा क्षेत्र में कितना है? 4,91,732। और ग्रामीण विकास फर्स्ट में सबसे ज्यादा रक्षा है, दूसरा नंबर में ग्रामीण विकास है जो कि 2,66,817 करोड़ है। तीसरा नंबर है गृह मामला 2,33,211 करोड़। चौथा है कृषि एवं संबंध गतिविधियां 1,71,437 करोड़। 5वां नंबर में शिक्षा 1,28,650 करोड़। स्वास्थ्य 6ठा नंबर में 98,311 करोड़। आगे देखते हैं। आगे है शहरी विकास। शहरी विकास में कितना अनुमान है? 96,777 करोड़ का। और आईटी क्षेत्र में कितना है? 8 नंबर में दिया हुआ है। आईटी और दूरसंचार में 95,298 करोड़। ठीक है, ऊर्जा में 81,174 करोड़, वाणिज्य एवं उद्योग में 65,553 करोड़, समाज कल्याण में 60,052 करोड़ और वैज्ञानिक विभाग में 55,679 करोड़। आगे देखते हैं। आगे है बजट 25-26 के कुछ अनुमान और आंकड़े। वित्त वर्ष 2025 में पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक और सामान्य घरेलू उत्पाद क्रमशः 6.4% तथा 9.7% रहने का अनुमान है। भारतीय सामान्य सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 25-26 में 10.1% बढ़ने का अनुमान है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है आरबीआई ने वित्त वर्ष 25-26 में महंगाई दर की पहली तिमाही में 4.6%, दूसरी तिमाही में 4% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने 25-26 में महंगाई दर को पहली तिमाही में 4.6% थी, दूसरी तिमाही में 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 24-25 में जीडीपी का 4.8 लक्षित है जो कि 25-26 के लिए 4.5 से नीचे रहने, इसमें 4.5 दिया है जो कि एग्जैक्ट जो है 4.4 होगा। ठीक है, वित्त वर्ष 25-26 में पूंजीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रहेगा जो जीडीपी का 3.1% रहने का अनुमान है। आगे देखते हैं। आगे है भारत का वर्तमान चालू खाता घाटा जो कि 2025 की दूसरी तिमाही में 1.2% पहुंच गया है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच सेवा क्षेत्र में निर्यात में प्रतिशत की बढ़त हुई 11.6%।
ठीक है। आगे दिया हुआ है मखाना बोर्ड। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। बिहार में भारत के कुल मखाना का 90% उत्पादन होता है। ठीक है, जो मखाना बोर्ड जो है, प्रमुख उत्पादन जो है मखाना का है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार इत्यादि। 2 नंबर में है गया हवाई अड्डे। नया हवाई अड्डे जो है बिहटा, दानापुर प्रखंड, पटना में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किया जाएगा। बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किया जाएगा और पटना में हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा। आईआईटी का विस्तार 3 नंबर में दिया हुआ है, आईआईटी का विस्तार। सरकार आईआईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्रावास सुविधाओं के लिए विस्तार करेगी। अगले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप तकनीक अनुसंधान के लिए प्रदान की जाएगी। 2014 के बाद स्थापित आईआईटी में 6500 अतिरिक्त छात्राओं को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। आगे दिया हुआ है, आगे है पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। इस योजना को वित्तीय सहायता दिया जाएगा, जिसमें कि 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद करेगा। इससे मुख्यतः सुपौल, पूछा बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 71वें बीपीएससी, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना किन जिलों को लाभान्वित करेगी? तो उसका आंसर था सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी में सिंचाई की जाएगी। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है बिहार सहित 4 अन्य राज्य में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें कि बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। एक नजर देख लेते हैं इसको। बिहार वार्षिक वित्तीय विवरण 25-26 का ब्यौरा। सामान्य परिचय है। 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार वित्तीय बजट पेश किया गया 25-26। ठीक है, वृद्धि दर 2024 में। इसमें देखिएगा वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू राज्य जीएसडीपी का अनुमान जो है 25-26 में 25-26 में कितना 10,97,264 करोड़, 24-25 में था 9,76,514 करोड़। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है कुल व्यय 3,16,895.02 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में 13.69% की वृद्धि देखी गई है, जो कि पिछले वर्ष 38,169.30 करोड़ के अधिक है। ठीक है, राजस्व व्यय है जो है 2,52,000.26 करोड़, जो कुल व्यय का 79.52% है। पिछले वर्ष में जो है 26,323.27 करोड़ अधिक है, जो कि 11.66% के बराबर है। पूंजीगत व्यय कितना है 64,894.76 करोड़, जो कि कुल व्यय का 20.48% है, जो कि 22.33% के बराबर है। विकासात्मक व्यय 2,06,818.53 करोड़, जो कि कुल व्यय का 65.26% है। गैर विकासात्मक व्यय कितना है 1,10,076.48 करोड़, जो कि कुल व्यय का 34.74 है। स्कीम व्यय क्या है स्कीम व्यय है 1,16,759.60 करोड़, जो कि कुल व्यय का 36.84 है। ये 16.74% वृद्धि देखी गई है इसमें। ठीक है, स्थापना प्रतिबद्ध व्यय 2,135.42 करोड़, जो कि कुल व्यय का 63.16 है, जिसमें कि 11.99% वृद्धि देखी गई है। आगे देखते हैं वार्षिक स्कीम दिया हुआ है। वार्षिक स्कीम व्यय 1,16,750 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 16,750 करोड़ अधिक है। लोक ऋण अदायगी कितना है 22,819.87 करोड़। कुल प्राप्ति कितना है बजट प्राप्ति हेतु अनुमान 25-26 का, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट प्राप्ति के अनुमान जो है 25-26 में कितना है देखिएगा। कुल प्राप्ति 3,17,094.63 करोड़। ठीक है, राजस्व प्राप्ति होगा 2,60,831.44 करोड़। पिछले वर्ष में क्या है 34,033.04 करोड़ अधिक है, जो कि 15.01% के बराबर है। बजट प्राप्ति का अनुमान है। पूंजीगत व्यय कितना है 56,263.19 करोड़। केंद्र सरकार से प्राप्त है 54,575.02 करोड़, पिछले वर्ष की तुलना में 2,414.4 करोड़ अधिक है। राजस्व बचत या राजस्व अधिशेष 8,88,131.18 करोड़ है, जीएसडीपी का 0.80% के बराबर है। आगे देखते हैं दिया हुआ है
राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़। जीएसडीपी का 2 पॉइंट राजकोषीय घाटा कितना है 25-26 में राजकोषीय घाटा परसेंटेज में याद रखिएगा 2.98%, बहुत इंपॉर्टेंट है 2.98%। ठीक है 25-26 में नोट 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा निर्धारित 3% है। प्राथमिक घाटा 25-26 में 97,4.37 करोड़ है। ठीक है शारदिक खर्च जो है शिक्षा में किया जाएगा, जो कि जीएसडीपी का शारदिक खर्च बिहार में किस में है शिक्षा में, जो कि कितना है रुपया में 60,964 करोड़, इंपॉर्टेंट है, जो कि 19.24% के बराबर है। ठीक है आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है 7 निश्चय 2.0। 7 निश्चय योजना 2.0 के तहत 5972 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे है केंद्र करों में हिस्सा 1,38,515.85 करोड़ पिछले वर्ष से, और पिछले वर्ष में जो है 25,503.93 करोड़ अधिक है। ठीक है लोक ऋण शेष जो है 3,53,819.11 करोड़, जीएसडीपी का 32.25% है। अन्य दायित्वों के साथ 4,06,476.12 करोड़ रुपए, जीएसडीपी का 37.4% है। ठीक है आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य चतुर्थ कृषि रोडमैप के अनुसार 17% है। 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य जो है 17% निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है बजट 25-26। बजट 25-26 में रुपया आता है कहां से और रुपया जाता कहां है। ठीक है बजट 25-26 केंद्र करों में राज्य अंश का हिस्सा 43.68% है। राज्य सरकार के कर राजस्व है 18.77%, लोक ऋण है 17.58%, केंद्र सरकार में सहायता अनुदान है 17.21%, राज्य सरकार का कर भिन्न राजस्व है 2.59%, ऋणों की वसूली है 0.17%। रुपया जाता कहाँ है सार्वजनिक सेवा में 39.80% जाता है, सामान्य सेवा में 28.94% जाता है, आर्थिक सेवा में 23.58% जाता है, लोक ऋण की वापसी 7.2% जाता है, और ऋण और पेंशन भोगियों को 0.49% जाता है। और आगे देखते हैं बजट के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। ठीक है बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। पटना में महिला हार्ट की स्थापना की जाएगी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार की जा रही है। आगे देखते हैं, आगे है बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाई जाएगी। बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 में लागू की जाएगी। बिहार में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू की जाएगी। बिहार में क्या है बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू की जाएगी। ठीक है आगे दिया हुआ है पूसा समस्तीपुर में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। पूसा कहाँ में गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, पूसा समस्तीपुर में। सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंड में तरकारी सुविधा आउटलेट खोला जाएगा। सुधा के तर्ज पर जो है सभी प्रखंड में जो है तरकारी सुविधा आउटलेट खोला जाएगा। आगे है पूर्णिया जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे है राजगीर सुल्तानगंज भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ठीक है छोटे हवाई अड्डे जैसे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा एवं मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला होगी। आगे देखते हैं, आगे है महिला चालकों को ई रिक्शा एवं 2 पहिया वाहन के लिए व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान दिया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या मंडप का निर्माण किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है राज्य में बड़े अनुमंडल एवं अनुमंडलीय अस्पताल के अलावा अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। राज्य में पीपीई के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। आगे है गया के डोभी में
1344 करोड़ रुपए की लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। यह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जैतिया फतुहा और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। जैतिया और फतुहा में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इससे 1 लाख रोजगार अवसर पैदा होंगे। आगे देखते हैं, दिया हुआ है जमुई के सिकंदरा प्रखंड में बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना 270.31 करोड़ लागत से निर्माण किया जा रहा है। 534 प्रखंड में एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था 534 प्रखंड में जो है एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गई है। आगे दिया हुआ है राज्य में पोशाक अनाज पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा गया में तथा बिदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के पान के लिए सेंटर ऑफ कहाँ बनाया जाएगा? टनकुप्पा गया में और बिदुपुर वैशाली में। ठीक है। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मान किया गया है। बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। बिहार देश के मशरूम उत्पादन में प्रथम एवं शहद उत्पादन में चौथे स्थान। बिहार जो है मशरूम उत्पादन में प्रथम एवं शहद उत्पादन में जो है चौथे स्थान पे है। राज्य के सभी अनुमंडल एवं सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध तरीकों से की जाएगी। पटना में चलंत व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक सिर्फ महिला होंगी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है राज्य के प्रवासी श्रमिक हेतु हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान को दोगुना किया जाएगा, जिसमें कि 1000 प्रतिमाह 2000 प्रतिमाह। ठीक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम चालक, कंडक्टर एवं डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। आगे देखते हैं क्या है। आगे है 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल विकसित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है 56 निकाय को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया जा चुका है। पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF का मुख्यालय कहाँ है? बिहटा, पटना में। धन्यवाद।